बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN थर्ड सेमेस्टर की सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हैं। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में हमने यूनिट 5 हेमाटोलॉजिकल डिजीज़ स्टार्ट किए थे। डिजीज़ नंबर 3 हम पढ़ रहे थे DIC। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज इसका हम पार्ट 2, जो इसका लास्ट पार्ट है, वो कंप्लीट करेंगे। Preventions. DIC can result from many medical conditions, most of which cannot be prevented. DIC मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिकल कंडीशंस की वजह से होती है, और वो कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिनकी कोई प्रिवेंशन नहीं होती। Sometime immediate or prompt treatment after a procedure or medical condition may help prevent DIC. कभी कभार इस तरह भी होता है कि कोई मेडिकल कंडीशन हो और उसकी भरपूर तरीके से इलाज की जाए, और उसको जब एरेडिकेट किया जाए, उस मेडिकल कंडीशन को ट्रीट किया जाए, तो आफ्टर देट ऐसा होता है कि जो DIC है वो भी ख़त्म हो जाती है, वो प्रिवेंट हो जाती है। अब कॉम्प्लिकेशंस को अगर हम देखें तो DIC कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन रिजल्टिंग फ्राम ओवर एक्टिव क्लोटिंग आर फ्राम द ब्लीडिंग दैट फॉलोज। जो DIC है, इसके कॉम्प्लिकेशन या तो ओवर रिएक्टिव क्लोटिंग की वजह से होते हैं, या उस क्लोटिंग की वजह से बाद में जो ब्लीडिंग होती है, उस ब्लीडिंग की वजह से कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते हैं। क्लोटिंग की वजह से ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कंज्यूम हो चुके होते हैं। अब कोई ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स नहीं होते, तो उस वजह से ब्लीडिंग भी होती है। तो इन दो कंडीशन की वजह से कॉम्प्लिकेशन अराइज होते हैं। दीज कॉम्प्लिकेशंस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग एंड मे इंक्लूड, ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होते हैं जिनमें एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम शामिल है, जिसकी वजह से एक पेशेंट जो है वो रिस्पायरेटरी अरेस्ट में चला जाता है, और इससे फिर उसकी डेथ भी काज हो सकती है। क्योंकि जब लंग्स को जो वेजल्स जा रही होती है उनमें क्लॉट बनती है, तो फिर लंग्स जो है उसकी जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो मेंटेन नहीं हो पाती, और लास्ट स्टेज में रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो हो जाता है। ब्लीडिंग फ्राम GI ट्रैक आर एल्सवेयर इन द बॉडी इफ़ यू हैव एन एक्यूट DIC। अगर एक्यूट DIC किसी को है तो उसके GI ट्रैक से या बॉडी के किसी दूसरे एरिया से ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं। दिस इज़ नॉट कॉमन इन क्रोनिक DIC, जो कि क्रोनिक DIC के साथ कॉमन नहीं होती। सिंस क्लोटिंग डिवेलप मोर स्लोली, क्योंकि क्रोनिक DIC में क्या होता है, जो क्लोटिंग हो रही होती है वो मोर स्लोली होती है, एंड योर बॉडी कैन मेक इनफ प्लेटलेट एंड क्लोटिंग फैक्टर, जिसके लिए हमारा बॉडी जो है उस क्लोटिंग के लिए भी और फिर बॉडी के दूसरे यूज़ के लिए भी क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स बना रही होती है। तो हमें कोई प्लेटलेट और क्लोटिंग फैक्टर की कमी पेश नहीं आती, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी नहीं होती। लेकिन एक्यूट में ब्लीडिंग होती है, क्योंकि सडनली सारे प्लेटलेट, सारे क्लोटिंग फैक्टर जो है वो कंज्यूम हो चुके होते हैं, तो फिर ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। हार्ट अटैक इफ़ ए ब्लड क्लॉट ब्लॉक और लिमिट ब्लड फ्लो टू योर हार्ट। अगर हार्ट को ब्लड फ्लो लिमिट हो गई या ब्लॉक हो गई क्लॉट की वजह से, तो उस वजह से हार्ट अटैक हो सकती है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर इफ़ ब्लड क्लॉट प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्राम रीचिंग योर ऑर्गन। दीज organs can include the lungs and the kidneys, followed by brain, heart, liver, spleen, adrenal gland, pancreas and GI tract। अगर ऑक्सीजन की जो पहुँच है वो उसमें रुकावट आ गई मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन को, जिसमें लीवर, स्प्लीन, एड्रिनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज, ब्रेन, किडनीज शामिल है, तो अगर इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो इनकी फेल्यूर हो सकती है। शॉक हो सकती है, बंदा शॉक में जा सकता है, क्योंकि उसको सही तरीके से उसके बॉडी सेल्स को फंक्शन करने के लिए जो ब्लड चाहिए होती है, जो ऑक्सीजन चाहिए होती है, वो नहीं मिल पाती। स्ट्रोक हो सकती है अगर ब्लड क्लॉट जो है वो जो ब्रेन के लिए वेजल्स जाते हैं उसमें अगर ब्लड क्लॉट बन जाए, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्रेन के लिए लिमिट हो, तो उसकी वजह से ब्रेन में स्ट्रोक हो सकती है। उसमें या तो क्लॉट बन जाए, क्लॉट की वजह से, या तो ब्रेन में अगर ब्लीडिंग होती है तो की वजह से भी स्ट्रोक हो सकती है। वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म VTE जिसे हम कहते हैं, विच कैन इंक्लूड ब्लड क्लॉट इन द लंग्स, जिसकी वजह से क्या होता है, लंग्स में ब्लड क्लॉट हो जाती है, जिनको हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं, या जो डीप वेन होते हैं लेग्स में, वहाँ पे थ्रोम्बोसिस बन जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस कहते हैं। तो ये वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म की वजह से होता है कि वेन्स के अंदर थ्रोम्बोसिस
और उसकी वजह से फिर एम्बोलाई आगे जाके वो लंग्स में चले जाते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और इन थ्रोम्बोसिस की वजह से डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है। Risk factors for DIC include infection, injury, lifestyle, habit and other medicinal condition। अब इन्फेक्शन की वजह से किस तरीके से हो सकती है, तो लिखा है सेप्सिस ए बॉडी वाइड रिस्पॉन्स टू इन्फेक्शन दैट काज इन्फ्लेमेशन इज़ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर DIC। सेप्सिस जब हो जाती है तो सेप्सिस मीन्स कि हमारे ब्लड में जब जो टॉक्सिन्स एंडोटॉक्सिन्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं, तो उस टाइम बॉडी जो है वाइडली एक रिस्पॉन्स देता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होती है। यही इन्फ्लेमेशन, यही बॉडी के जो रिस्पॉन्सेस है वो कॉमन रिस्क फैक्टर है DIC के लिए, क्योंकि इनसे जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं, वो भी जो है स्टिमुलेट होते हैं, ट्रिगर्ड होते हैं। द इन्फेक्शन में काज बाय पैरासाइट, बैक्टीरिया, फंगी और वायरसेस। इन्फेक्शन चाहे किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हो, बैक्टीरिया की, पैरासाइट की, फंगी की या वायरस की। मेनली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से जो एंडोटॉक्सिन रिलीज़ होते हैं उनकी वजह से DIC हो जाती है, क्योंकि वो क्लोटिंग फैक्टर को बहुत तेज़ी से ट्रिगर करते हैं। इंजरी, किसी इंजरी की वजह से हो सकती है। मेजर डैमेज टू ऑर्गन और टिश्यू कैन रेज योर रिस्क फॉर DIC। एग्जाम्पल इंक्लूड सिरोसिस, पेंक्रियाटाइटिस, एक्सटर्नल लिंग, सीवियर ट्रामा और इंजरी, बर्न्स और मेजर सर्जरी। मुख्तलिफ़ किस्म के इंजरी हो सकते हैं जिसमें सिरोसिस, पेंक्रियाटाइटिस भी शामिल है, और इसके अलावा जो एक्सटर्नली कोई सीवियर ट्रामा आ गया या कोई बर्न आ गए या कोई मेजर सर्जरी हो गई तो ये भी इसमें इंक्लूड है। लाइफ स्टाइल हैबिट्स, यूज़ ऑफ इलीगल ड्रग्स सच एज कोकेन एंड इकेस्टसी में इंक्रीज़ द रिस्क ऑफ DIC। जो इलीगल ड्रग्स को यूज़ करते हैं जैसा कि कोकेन और इकेस्टसी है, ये ऐसे ड्रग्स होते हैं स्टूडेंट जिन्हें हम साइको एक्टिव एजेंट्स कहते हैं, कि ये साइकोलॉजिकली बंदे को एक्टिव बना देते हैं। तो ऐसे ड्रग्स की यूज़ जो है वो भी इन क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स को ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से रिस्क जो है DIC की हो जाती है। Other medical condition they may raise your risk of DIC include blood vessel abnormalities। blood vessel में अगर कोई abnormalities होती है तो उनकी वजह से DIC जो है बंदे को हो सकती है, including aortic aneurysms। aorta में कोई aneurysms होते हैं। aortic aneurysms किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, जो aorta में एक बलून के शेप की एक स्ट्रक्चर बन जाती है, वो हल्की सी भी होती है जिससे कि ब्लीडिंग की चांसेस भी होती है, तो उनको हम कहते हैं आयोटिक एनोरिज्म्स। और इसके अलावा जो लार्ज हेमेंजियोमास अगर आ गए, हेमेंजियोमा ये रेड बर्थ मार्क होते हैं स्किन पे, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होती है। जब ब्लड वेजल्स एबनॉर्मली प्रोलिफरेट कर जाते हैं तो इसकी वजह से भी हेमेंजियोमास बनते हैं, विच आर ग्रोथ ऑफ टेंगल्ड ब्लड वेजल्स कैंसर, इंक्लूडिंग कैंसर affected the pancreas, stomach, colon और blood। ये जो हेमेंजियोमास है और आयोटिक एनोरिज्म्स है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड वेजल्स कैंसर जो होते हैं उनकी वजह से भी उनके भी काज करदा एक कंडीशन होते हैं, जिसमें अगर ब्लड वेजल्स की वजह से कोई पेंक्रियास की कोई कैंसर है, स्टमक की, कॉलोन की या ब्लड की, तो इनकी वजह से, इन कैंसर्स की वजह से एनोरिज्म्स और हेमेंजियोमास जो है वो बन सकते हैं, जो कि फिर DIC के लिए रिस्क फैक्टर है। हीट स्ट्रोक हो सकती है। हीट स्ट्रोक किसे कहते हैं, जब टेम्परेचर बहुत ही इंक्रीज़ हो जाता है जिसकी वजह से बंदा उस टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता, स्वीटिंग उसकी उस टाइम के लिए बंद हो जाती है और वो हीट जो है बढ़ती जा रही होती है, कंट्रोल नहीं कर पाती, उसकी वजह से स्ट्रोक होता है, तो उसको हम कहते हैं हीट स्ट्रोक। तो ये भी ट्रिगर करती है DIC को, DIC इसकी वजह से हो सकती है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन सच एज व्हेन द प्लेसेंटा सेपरेट फ्रॉम द यूट्रस बिफोर डिलीवरी, व्हेन एमनियोटिक फ्लूइड इंटर द ब्लड स्ट्रीम, और व्हेन देयर इज सीरियस ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी। ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी अगर सीवियर ब्लीडिंग हो गई, अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो है बच्चे के इर्द गिर्द की जो फ्लूइड होती है वो ब्लड स्ट्रीम में मदर के इंटर कर जाए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्लेसेंटा जो है वो मदर के यूट्रस से सेपरेट हो जाए, तो इन कंडीशन में ये ऐसी कंडीशंस है जो कि क्लोटिंग फैक्टर और प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन जो है उसको ट्रिगर करती है, जिसकी वजह से
DIC हो जाती है। सिवियर इम्यून रिएक्शन विच मे अकर व्हेन एन incompatible blood transfusion, rejection of an organ transplant or a toxin such as snake venom। ये किस वजह से होता है? जो इनकम्पिटेबल ट्रांसफ्यूजन होती है, कभी कभार सही तरीके से चेक नहीं किया जाता है और इनकम्पिटेबिलिटी ट्रांसफ्यूजन की वजह से रिएक्शन हो जाती है। तो उस वक्त भी हो सकती है जब कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुई हो और जो रिसीवर है उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर रही हो, तो उस टाइम भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। या कोई ऐसे टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर आ गए जैसे कि स्नेक की जो विनोम है, स्नेक की जो जहर है वो बॉडी में आ गई, तो इसकी वजह से ये ट्रिगर हो सकती है क्लॉटिंग फैक्टर और प्लेटलेट, फिर बाद में इनके थ्रू DIC होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब डायग्नोसिस है कि हम किस तरीके से इसको डायग्नोस कर सकते हैं। मेडिकल हिस्ट्री एंड एग्जामिनेशन, हम मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं और एग्जामिन करते हैं। योर डॉक्टर विल डायग्नोज DIC बेस्ड ऑन योर मेडिकल हिस्ट्री, ए फिजिकल एग्जामिनेशन एंड टेस्ट। डॉक्टर जब डायग्नोस करता है तो वो मेडिकल हिस्ट्री के थ्रू, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू और टेस्ट करके उन टेस्ट के रिपोर्ट्स के थ्रू डायग्नोस करता है। योर डॉक्टर विल आल्सो लुक फॉर द काज ऑफ DIC बिकॉज इट डज नॉट ऑकर इट्स ओन। डॉक्टर इसके काज को भी देखता है क्योंकि ये खुद से कभी नहीं होता, इसकी कोई काज ज़रूर होती है। इफ़ योर डॉक्टर सस्पेक्ट DIC द फॉलोइंग टेस्ट में हेल्प टू डायग्नोस इट। अगर डॉक्टर को ये सस्पेक्ट हो कि DIC है तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट है जो उसको डायग्नोस करने में हेल्पफुल होती है। ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट सच एज प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PT टेस्ट जिसे हम कहते हैं, एंड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, PTT जिसे हम कहते हैं, टू मेयर हाउ लॉन्ग इट टेक्स यूर ब्लड टू क्लॉट। ये इसलिए टेस्ट की जाती है ताकि ये पता चले कि किस तरीके से, कितने अच्छे से और कितने मुद्दत पे ब्लड क्लॉट हो रही है। इफ़ यू हैव DIC योर क्लॉटिंग टाइम मे बी लॉन्गर देन नॉर्मल। अगर DIC है तो क्लॉटिंग टाइम लॉन्गर होगी नॉर्मल से। क्यों? क्योंकि अगर DIC है तो क्लॉटिंग फैक्टर कंज्यूम हो चुके होंगे। अब क्लॉट करने के लिए ब्लड को कोई क्लॉटिंग फैक्टर यहाँ नहीं होगी, तो फिर ये बड़े देर से जो है जाके क्लॉट हो जाएगी। अब इनके कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ होते हैं, जैसा कि ये जो PTT है, PTT जो है ये जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है, ये PTT टेस्ट से हम कहते हैं, ये 60 to 70 सेकेंड इसका नॉर्मल टाइम होता है। अगर 70 सेकेंड से ऊपर चला जाए इसका जो टाइमिंग है, वो 70 सेकेंड से ऊपर चला जाए और क्लॉट ना हो तो हम समझ जाएंगे कि ये DIC हो सकती है। इसके अलावा ये जो PT है इसकी वैल्यू 11 to 13.5 सेकेंड होती है। इससे अगर हाई हो जाए तो हम समझ जाएंगे कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से ये जो टाइमिंग है ये इंक्रीज़ हो रही है। कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे टू मेयर द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट इन योर ब्लड। इफ़ यू हैव DIC द नंबर ऑफ प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल आर बोथ में बी लो। अगर DIC हो तो RBCs भी और प्लेटलेट भी दोनों कम होती है। प्लेटलेट इसलिए क्योंकि कंज्यूम होती है, RBC इसलिए क्योंकि वो उस वेजल से गुजरते वक्त या तो उसकी शेप चेंज होकर नॉर्मल शेप हो जाती है या फिर वो वक्त से पहले जो है ब्रेकडाउन उसकी हो जाती है, हीमोलाइसिस उसकी हो जाती है। कंप्रीहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल टू मेयर यूर किडनी फंक्शन, ये एक टेस्ट है जो कि किडनी के फंक्शन, लीवर के फंक्शन और जो शुगर इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स है ब्लड में उनको चेक करने के लिए यूज़ की जाती है। एबनॉर्मल रिजल्ट कुड इंडिकेट दैट DIC cause damage to your kidney or liver or could identify another underlying condition that caused your DIC। इसके थ्रू ये पता चल जाता है कि DIC की वजह से किडनी कोई हर्ट, कोई लीवर वगैरह ख़राब तो नहीं हुई है, या ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो DIC है इसकी काज क्या है, ये किस वजह से DIC है। D-dimer test to look for the blood clot. The test measure D-dimer, a substance is released in the blood when blood clot dissolve। ये D-dimer एक सब्सटेंस होती है जो कि जब भी ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व होते हैं तो D-dimer जो है एक ऐसी सब्सटेंस है जो कि क्या करती है, जो जब भी ब्लड क्लॉट डिज़ोल्व होते हैं तो ये रिलीज़ होती है ब्लड में। अब D-dimer लेवल में बी हाई इफ़ यू हैव DIC।
अब DIC अगर किसी को है तो उसके ब्लड क्लॉट ज़्यादा बन रहे हैं और उनको डिज़ोल्व होना भी पड़ता है, तो इसलिए D डाइमर जो है ये हाई मकदार में मौजूद होता है उस अपने काम को सरअंजाम देने के लिए। तो इस वजह से अगर हम D डाइमर टेस्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू हाई आ सकती है अगर हमको DIC हो। Peripheral blood smear to look at the number, size and shape of your platelet and other blood cells. Peripheral blood smear के थ्रू नंबर, साइज और शेप को देखा जाता है प्लेटलेट्स के और दूसरे ब्लड सेल्स के। इन ए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर ए स्मॉल अमाउंट ऑफ योर ब्लड इज एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप। इसमें क्या किया जाता है, स्मॉल अमाउंट में ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन किया जाता है। द प्रेजेंस ऑफ डैमेज रेड ब्लड सेल में सजेस्ट DIC। इसमें अगर डैमेज रेड ब्लड सेल्स है तो में भी ये पता चल जाता है कि इसमें DIC है। जिनको हम जो डैमेज रेड ब्लड सेल्स होते हैं जिनकी शेप में चेंजेस आई होती है, जिसको हम शिस्टोसाइट्स कहते हैं, क्योंकि ये वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो इसके शेप में चेंजेस आते हैं या इसकी हीमोलाइसिस हो जाती है। सीरम फिब्रोनोजिन टेस्ट, हम सीरम में फिब्रोनोजिन टेस्ट भी करते हैं। फिब्रोनोजिन क्या है, एक इनएक्टिव क्लोटिंग फैक्टर है जो कि कन्वर्ट होती है फिब्रिन में, और फिब्रिन जो है वो डिपॉजिट होकर क्लोट को और मजबूत बना देती है। टू मेयर हाउ लॉन्ग फिब्रोनोजिन इज़ इन योर ब्लड, देखते हैं कि फिब्रोनोजिन जो है वो कितने वक्त तक ब्लड में मौजूद रहता है। फिब्रोनोजिन इज़ ए प्रोटीन दैट हेल्प द ब्लड क्लॉट एंड मे बी लो इफ़ यू हैव DIC। फिब्रोनोजिन जो है एक प्रोटीन है जो कि ब्लड क्लॉट में हेल्पफुल है और ये लो होगी अगर आपको DIC है, यानी DIC में ये कंज्यूम होती है, इस वजह से लो इसकी टेस्ट होगी। योर डॉक्टर में यूज़ ए स्कोरिंग सिस्टम टू डायग्नोज DIC, डॉक्टर को स्कोरिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है DIC को डायग्नोज करने के लिए। उस स्कोरिंग सिस्टम को किस पे बेस है, उसकी बुनियाद किस पे है कि प्लेटलेट काउंट कितनी है, PT टेस्ट की वैल्यू, D डाइमर टेस्ट की वैल्यू और फिब्रोनोजिन लेवल की वैल्यू, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं। द हायर द स्कोर द मोर लाइकली इज़ दैट यू हैव DIC। जितना स्कोर हाई हुआ यानी D डाइमर जो है वो इंक्रीज़ है, फिब्रोनोजिन लो है, PT जो है इंक्रीज़ है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज़ है। तो अच्छा, ये इतने जो है नंबर हो गए। अब जितने हाई स्कोर्स हो गए उतना ज़्यादा चांस है कि ये DIC है। टू मेक ए डायग्नोसिस योर डॉक्टर मे रिपीट सम टेस्ट एंड मॉनिटर योर कंडीशन ओवर टाइम। डायग्नोसिस बनाने के लिए डॉक्टर जो है वो बाज़ टेस्ट को दोबारा से करता है, रिपीट करता है और फिर जो पेशेंट की कंडीशन है उसको ओवर टाइमली चेक करता है। ट्रीटमेंट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो treatment for DIC depend on its severity and symptoms. The main goal of treatment for DIC are to control clotting and bleeding to treat the underlying cause. हमारी जो गोल होती है इसको ट्रीट करने की वो तो ये होती है कि हम क्लोटिंग को कंट्रोल कर सके और ब्लीडिंग को भी कंट्रोल कर सके और इसके जो अंडरलाइनिंग काज है जिसकी वजह से DIC हुई है उसको ट्रीट कर सके। DIC में गो अवे वंस द अंडरलाइनिंग काज इज ट्रीटेड। अगर उस अंडरलाइनिंग काज को ट्रीट किया जाए तो फिर DIC जो है वो ख़त्म हो जाती है। मेडिकल मैनेजमेंट, योर डॉक्टर में यूज़ एंटीकोगुलेंट आल्सो कॉल्ड ब्लड थिनर्स टू रिड्यूस ब्लड क्लॉटिंग। यू मे बी गिवन देम एज ए पिल, एज एन इंजेक्शन और थ्रू IV. Possible side effects include bleeding, especially if you are taking other medicine that also thin your blood, such as aspirin. क्या करता है डॉक्टर जो है एंटीकोगुलेंट देता है, यानी हम ब्लड थिनर भी कहते हैं, ताकि इसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है वो रिड्यूस हो। ये चाहे जो है पिल्स के थ्रू या IV या इंट्रामस्कुलरली लगा सकते हैं। इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो उसमें ब्लीडिंग है, ख़ास करके उस टाइम ब्लीडिंग की जो साइड इफ़ेक्ट है वो होती है कि जब इसके साथ साथ ये यहाँ पे एंटीकोगुलेंट खा रहे हैं और इसके साथ साथ जो है एस्पिरिन वगैरह जो ब्लड को थीन करती है, हेपरिन, तो इनको भी अगर साथ में गलती से यूज़ किया जाए तो इससे ब्लीडिंग की टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। प्रोसीजर एंड थेरेपीज़, your doctor may recommend the following treatment: clotting factor replacement such as fibrinogen that is used to stop bleeding,
इस तरह के प्रोसीजर हो सकते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस किया जाए। अब क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है ना बॉडी के अंदर, तो इसको रिप्लेस किया जा सकता है। जैसे कि अगर फिब्रोनोजिन को रिप्लेस किया जाए तो दिस इज़ यूज टू स्टॉप ब्लीडिंग, तो इसको रिप्लेस करके हम ब्लीडिंग को स्टॉप कर सकते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी टू अलाउ मोर ऑक्सीजन टू रीच द लंग्स, हम ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं कि जिसके थ्रू हम मोर ऑक्सीजन जो है वो लंग्स तक, हार्ट तक और जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है जिसमें क्लॉट की वजह से ऑक्सीजन पहुंचने से प्रिवेंट हो गई है, तो उसके लिए हम ऑक्सीजन थेरेपी कर सकते हैं और उसमें ऑक्सीजन जो है वो पहुंचा सकते हैं। प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन विच प्रोवाइड क्लॉटिंग फैक्टर टू स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो है उसको ट्रांसफ्यूज़ करते हैं हम डोनर से लेके जो रिसिपिएंट होते हैं उनको लगा देते हैं, ताकि उसके थ्रू क्लॉटिंग फैक्टर उनके ब्लड में उनके बॉडी में जा सके और वो ब्लीडिंग को प्रिवेंट कर सके। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं ताकि टू क्विकली रेस प्लेटलेट लेवल टू स्टॉप और प्रिवेंट ब्लीडिंग, प्लेटलेट की जो लेवल है उसको इंक्रीज़ करके जो ब्लीडिंग हो रही है उसको स्टॉप किया जा सकता है या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सर्जिकल मैनेजमेंट, अब स्टूडेंट्स इसकी तो कोई सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसे सर्जरीज़ होते हैं जिनकी वजह से ये DIC जो है वो हो जाती है। तो लिखा है विथ रिगार्ड टू द ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल रीजन DIC हैज़ बीन डिस्क्राइब इन लिटरेचर फॉलोइंग हेड ट्रॉमा, इन्फेक्शन एंड मेटास्टेटिक डिजीज़। कुछ जो ओरल और मैक्सिलोफेशियल जो रीजन्स होते हैं उनकी अगर सर्जरी की जाए तो लिटरेचर में लिखा है कि जो हेड ट्रॉमा हो या इन्फेक्शन हो या हेड में कोई यहाँ पे मेटास्टेटिक डिजीज़ हो, उनकी वजह से DIC जो है वो हो जाती है। Until now, only 5 reports have been described DIC after surgery for facial injury. किसी भी फेशियल इंजरी के लिए सर्जरी जब की जाती है तो अभी तक ओनली 5 रिपोर्ट ऐसे आए हैं कि उनकी वजह से DIC हो गया है। DIC सेकेंडरी टू फेशियल इंजरी इज़ दस रेयर। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो DIC फेशियल इंजरी के सर्जरी की वजह से होती है वो रेयर है, यानी बहुत कम ऐसा होता है। नर्सिंग केयर प्लान, हम नर्सिंग केयर प्लान किसके लिए, इसके लिए DIC के पेशेंट के लिए क्या बनाएंगे। असेसमेंट में हम सब्जेक्टिव डेटा उनसे लेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा हम ऑब्ज़र्व करेंगे। सब्जेक्टिव डेटा में हम उस पेशेंट से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ के बारे में पूछेंगे, चेस्ट पेन के बारे में पूछेंगे और अफेक्टेड एरिया में जो पेन हो रही होती है उसके मुतल्लिक क्वेश्चन करेंगे, हेडेक का पूछेंगे, डिजीनेस और डबल विजन्स जो होते हैं इनका पूछेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा में एरिथीमा जो होता है वो देखेंगे कि स्किन में कोई एरिथीमा तो नहीं है, यानी रेडनेस ऑफ द स्किन, जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वार्म तो नहीं हुआ है, स्वेलिंग तो नहीं हुई है, यूरिन और स्टूल में ब्लड तो नहीं आया है, पिटी के उसमें तो नहीं बने हैं कोई जो हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स जो पर्पल या रेड कलर के जो डॉट्स होते हैं स्किन में ब्लीडिंग की वजह से, अंडरनीथ ब्लीडिंग की वजह से, उनको हम पितीखे कहते हैं, ये तो मौजूद नहीं है। उनको हम देखते हैं अनकंट्रोल ब्लीडिंग को हम देखते हैं। अब नर्सिंग इंटरवेंशंस और उनके रेशनल्स है। नर्सिंग इंटरवेंशन में सबसे पहले हम रिस्पायरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। क्योंकि DIC ब्लड क्लॉट फ्राम आर ट्रेवल टू द लंग एम्बोलिज्म, SOB साइनोसिस, चेस्ट पेन। क्योंकि DIC में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है वो ट्रेवल करके लंग्स तक पहुंच जाती है, वहाँ पे एम्बोलिज्म काज करती है जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, साइनोसिस या चेस्ट पेन हो सकती है। तो इसलिए हम रिस्पायरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करेंगे। सेकेंड नंबर पे मॉनिटर कार्डिक स्टेटस, 12 लीड ECG हम करेंगे कार्डिक स्टेटस को मालूम करने के लिए, क्योंकि टेकिकार्डिया हो सकती है और ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकती है। एसेस फॉर चेंजेस इन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हम देखेंगे कि पेशेंट जो है उसने कॉन्शियसनेस को तो लॉस नहीं किया हुआ है। चेंजिंग इन
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एयरली साइन ऑफ हाइपोक्सिया मॉनिटर एबीजीज। अगर जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें कोई चेंजेस आ गए हैं तो ये साइन होती है हाइपोक्सिया की, हाइपोक्सिया हो रही है। इसलिए हमने एबीजीज जो है एटीरियल ब्लड गैसेस जो है वो मालूम करनी होगी, जिससे हम पता चलेगा कि ऑक्सीजन की सेचुरेशन जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कितनी है ब्लड में। प्रोवाइड वाउंड केयर एसेस अमाउंट एंड कलर ऑफ यूरिन। हमने यूरिन के कलर को और उसके अमाउंट को देखना है और वाउंड केयर हमने प्रोवाइड करनी है। काजेज एक्सटर्नल ब्लीडिंग विच इज़ सीवियर डिक्रीज परफ्यूजन टू किडनी में रिजल्ट इन हेमेचूरिया। जब एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती है तो एक्सटर्नल ब्लीडिंग जो है वो सीवियर होती है, इसकी वजह से जो किडनीज़ को परफ्यूजन होती है वो कम होती है। इसकी रिज़ल्ट में हेमेचूरिया हो सकता है, ब्लड इन यूरिन हो सकती है। मॉनिटर डायग्नोस्टिक टेस्ट प्लेटलेट काउंट। हम डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो मॉनिटर करते हैं, इसमें हम प्लेटलेट काउंट को देखते हैं। पीटी और पीटीटी जो है वो हम देखते हैं। डी डायमर टेस्ट के रिपोर्ट हम देखते हैं और इसके अलावा इसकी जो ट्रीटमेंट है वो इफ़ेक्टिव है या नहीं इसका हम अंदाज़ा लगाते हैं। एडमिनिस्टर मेडिकेशन एंड ब्लड प्रोडक्ट इनिशिएट ब्लीडिंग प्रिक्वेशन। हम क्या करते हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करते हैं, ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्टर करते हैं और ब्लीडिंग प्रिकॉशंस जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। हेपेरिन, क्रोनिक डीआईसी, एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लिमिट नीडल स्टिक, नो रेजर्स, यूज सॉफ्ट ब्रिस्टल टूथब्रश। हेपेरिन जो है वो और जो क्रोनिक डीआईसी है उसमें यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो सकती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते वक्त। और इसके अलावा जो जितने भी प्रिकॉशंस कहाँ कहाँ करने हैं हेपेरिन यूज़ करते वक्त, क्रोनिक डीआईसी के दौरान और जो एक्सेसिव ब्लड लॉस होता है उसके दौरान, और जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है इसके, और जो नीडल से स्टिकिंग होती है उनको भी लिमिट करना है, रेजर्स यूज़ नहीं करने, और जो टूथब्रश है वो सॉफ्ट यूज़ करनी है, क्योंकि ब्लीडिंग के टेंडेंसी से ये प्रिकॉशंस है। पेशेंट एजुकेशन टीच स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट और मिनिमाइज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। पेशेंट को सिखाएंगे कि किस तरीके से प्रिवेंट करना है या कम करना है, मिनिमाइज़ करना है ब्लीडिंग को। रिव्यू सेफ्टी प्रिकॉशंस, जो सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं उसको रिव्यू करते हैं। अवॉइड टेकिंग मेडिकेशन दैट कुड इंटरफियर विद प्लेटलेट फंक्शन। ऐसे कोई मेडिसिन जिसकी वजह से प्लेटलेट के फंक्शन में इंटरफियर हो जाए तो उनको हम अवॉइड करते हैं। Discharge plan. You may need any of the following. Antibiotics are given to help treat infection caused by bacteria. तो डिस्चार्ज प्लान में हम इन में से किसी चीज़ को भी हम जो है फॉलो कर सकते हैं। एंटीबायोटिक हम दे सकते हैं क्योंकि जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन होती है उनकी वो ट्रीट होते हैं, बैक्टीरियल जो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं। ब्लड थिनर दे सकते हैं, हेल्प प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट प्रिवेंट हो जाती है। क्लॉट कैन काज स्ट्रोक, हार्ट अटैक एंड डेथ। क्लॉट जो है वो स्ट्रोक काज करती है, हार्ट अटैक काज करती है और डेथ काज करती है। द फॉलोइंग आर जनरल सेफ्टी गाइडलाइन फॉर फॉलो वाइल यू आर टेकिंग ए ब्लड थिनर। अगर ब्लड थिनर यूज़ किए जा रहा है, एक पेशेंट ब्लड थिनर यूज़ कर रहा है तो कुछ प्रिकॉशंस है, कुछ एहतियात है जो कि करने होते हैं। वॉच फॉर ब्लीडिंग एंड ब्रूइजिंग वाइल यू आर टेक ब्लड थिनर। अगर ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हो तो कोई ब्रूजिंग तो नहीं है, स्किन के अंडरनीथ ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या एक्सटर्नली ब्लीडिंग तो कुछ नहीं हो रही है, उसका ख्याल करना है। टेल यूर डेंटिस्ट एंड अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर दैट यू टेक ए ब्लड थिनर। अगर कोई और इलाज के लिए किसी हॉस्पिटल जाए या दांतों की किसी किस्म की बीमारी की वजह से डेंटिस्ट के पास चले जाए तो उनको बताना है कि आप जो है ब्लड थिनर यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर उनको पता नहीं होगा और वो कट वगैरह लगाएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। टेक योर ब्लड थिनर एग्जैक्टली एज प्रिस्क्राइब बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। डू नॉट स्किप डोज आर टेक लेस देन प्रिस्क्राइब। जो जितना प्रिस्क्राइब किया हुआ है उसको उसी तरीके से जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने किया है उसको फॉलो करना है, किसी डोज को स्किप नहीं करना है, या जो जितना प्रिस्क्राइब है उससे लेस अमाउंट में नहीं लेनी होती है। जितना प्रिस्क्राइब है सेम उसी तरीके से इनको फॉलो करनी है।
टेक योर मेडिसिन एज डायरेक्टेड। इसके अलावा हम पेशेंट को ये भी ट्रीट करवाएंगे, ये भी उसको बताएंगे कि मेडिसिन जो है जिस जिस तरीके से डायरेक्ट किए गए हैं उस तरीके से यूज़ करना है। कॉन्टेक्ट योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ़ यू थिंक योर मेडिसिन इज़ नॉट हेल्पिंग और इफ़ यू हैव साइड इफ़ेक्ट्स। अगर ऐसा लग रहा है कि मेडिसिन काम नहीं कर रहे हैं या फिर ऐसा लग रहा है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो इंक्रीज़ है, ज़्यादा है, तो उस वक्त आपने जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको उससे कांटेक्ट करनी है। फॉलो अप विद योर हेडेक प्रोवाइडर और हेमाटोलॉजिस्ट इज़ डायरेक्टेड। जो फॉलो अप यानी दिखाना है हेडेक केयर प्रोवाइडर, हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसको दोबारा से दिखाना है या किसी हेमाटोलॉजिस्ट जिसके पास आप गए थे, जिसने आपको डायरेक्ट किया था, उसको दोबारा से जो है दिखाना है। ये सारी जितनी भी बातें हमने पढ़ी ये सब हम पेशेंट को समझाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये कुछ रेफरेंस है। यहाँ से अगर आप लोग टीआईसी को डिटेल से स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ से आप डिटेल से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोगों का यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल ले। ये आपका जो 3rd नंबर डिज़ीज़ डीआईसी था ये कंप्लीट हो चुका। अगर कोई क्वेश्चन किसी भी एरिया पे समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में डाल ले। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में या फिर कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।